पीछे से अचानक कोई सन्नाटा झांकने लगता है और उसकी दरार में से एक फासले पर कोई सिस्ट की अटकी हुई दिखती है। सिंडरलिस्ट या फिर उस जैसी अनेक फिल्मों में आपने उस जर्मन रेलगाड़ी का दृश्य देखा होगा जिसे कहीं दूर भेजा जा रहा है। उस रेलगाड़ी के डिब्बों से खिड़कियों से बाहर ताकते यहूदी बच्चों, औरतों और बूढ़ों के चेहरे आपकी स्मृति में जरूर होंगे। या अभी पिछले दिनों गुजरात के कई शहरों महलों के मकानों की छतों, खिड़कियों और परछतियों में से बाहर झांकते चेहरे, डर का कुछ कुछ वैसा ही रंग हुआ करता है। ऐसा मनुष्य जो कहीं दिन भर के काम से लौट रहा है, उसके हाथ में एक झोला है जिसमें बच्चों के लिए सस्ती टॉफियां और खिलौने हैं और पत्नी के लिए खांसी की गोलियां। लेकिन एक मोड़ के बाद वो दंगाइयों के बीच किसी सुनसान गली में अचानक फंस गया और अपने दुर्भाग्य से वो उस संप्रदाय, नस्ल या गिरोह का नहीं है जिस भीड़ ने उसे घेर रखा। ठीक उस पर अपनी हत्या से एक आध पल पहले उस मृतक की आंखों, चेहरे और समूचे शरीर में वो रंग दिखता है जिसका जिक्र मैंने किया था और जिसे उस दिन मैंने मोहनदास में देखा। काका, काका मुझे किसी तरह बचा लीजिए काका, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। बाल बच्चे हैं मेरे, उधर मेरा बाप टीवी से मरा जा रहा है। आप कहेंगे काका तो आपके साथ चलकर अदालत में हलफनामा देने को भी तैयार हूँ कि मैं मोहनदास नहीं हूँ, मैं इस नाम में किसी आदमी को नहीं जानता, कोई और होगा मोहनदास। बस काका मुझे आप किसी तरह बचा लीजिए, किसी तरह बचा लीजिए। आपको मोहनदास पर दया आ रही होगी, है ना? पर बाद में आप भी डर जाएंगे क्योंकि ये समय बहुत डरावना है और ये लगातार डरावना होता जा रहा है। उसे देखकर आप सोच भी नहीं सकते कि वो इस जिले के सरकारी एनजी डिग्री कॉलेज से बाकायदा ग्रेजुएट है, फर्स्ट डिवीजन के साथ, और विश्वविद्यालय की टॉपर सूची में आज से 10 साल पहले उसका नाम दूसरे नंबर पर मौजूद था। उसका आज का हुलिया उसके इस अतीत की कतई कोई सूचना नहीं देता। एक कोई लाचार और भयभीत जल्दबाजी है जो उसे कहीं स्थिर नहीं रहने देती। वो हमेशा कोई ना कोई काम पकड़ कर रखता है क्योंकि उसे पानी पीने के लिए हर रोज एक नया कुआं खोदना पड़ता है और खाने के लिए हर रोज रोटी की नई फसल पैदा करनी पड़ती है। उसके परिवार में रोटी पानी के लिए उसकी बाट जोड़ने वाले भी एक नहीं है, 5 हैं, 5 पेट और 5 मुंह। मोहनदास के परिवार के दूसरे सदस्य ये हैं काबादास, मोहनदास के बाप। इन्हें पिछले 8 साल से टीबी है। कबीर के भजन गाने में इन्हें बहुत आनंद आता है और शांति मिलती है। और ये है पुतली बाई, मोहनदास की माँ। इनकी आंखें किसी मुफ्त के नेत्र शिविर में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के बाद अंधी हो चुकी थी। अब इन्हें चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। हाँ, जब इन्हें बहुत खुशी होती है तो इन्हीं आंखों से ही चावल के दानों से कंकर बीन लेती है। और ये है कस्तूरी बाई। मोहनदास की बीवी उसके काम में हाथ बटाती, घर का चूल्हा चौका संभालती। गांव के लोग कहते हैं कि आज तक कभी हम दोनों को किसी ने लड़ते झगड़ते नहीं देखा, और ये सच भी है। दरअसल विपदाएं और आफतें होती हैं जो स्त्री पुरुष के संबंधों की नींव को मजबूत या कमजोर बनाया करती हैं। इसके अलावा मोहनदास के 2 बच्चे देवदास और शारदा, जिन्हें नाटक में शायद मैं न ला सकूं। नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते। आजकल हम भी कंप्यूटर सीख रहे हैं। बस अड्डे के पास जो स्टार कंप्यूटर सेंटर है ना, वही जाते हैं। इमारती सामान और हार्डवेयर की दुकान करने वाले मोहम्मद इकबाल, उनका लड़का जो शकील है, वो इस कंप्यूटर सेंटर का मालिक है। हमसे कहता है कि चाचा
बस आप टाइपिंग, कंपोजिंग और प्रिंट का काम देख लो तो आपको हर महीने में 600 रुपए के ऊपर दूंगा। तो आजकल हम वही काम कर रहे हैं और हम अभी 30 की स्पीड निकाल लेते हैं और इस वजह से कुछ गलतियां हो जाती हैं और उनको सुधारने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, नाटक के कुछ और पात्रों से मिल लेते हैं। मैं विश्वनाथ, गांव के लोग मुझे प्यार से विश्वनाथ बुलाते हैं। कचिया गांव के बड़े किसान और जीवन निगम में बाबूगिरी करने वाले नागेंद्र नाथ की कलेक्टर से लेकर मंत्री तक पहुंच और साग रसूला 2 बार ग्राम पंचायत के सरपंच और 1 बार जिला जनपद के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। विश्वनाथ प्रसाद, जिसके 1 साल के बेटे को शारदा संभालती है, इन्हीं नागेंद्र नाथ के 5 में से 1 बेटा। हालांकि उसका असली नाम विश्वनाथ प्रसाद है, लेकिन गांव के लोग उसे विश्वनाथ बुलाते हैं और पीठ पीछे कहते हैं असल करैत है पिसना, गजब का पिसधारी। अगर किसी को भूख मार दे तो समझो कि बाप नागनाथ तो बेटा। अगर तुमको देखकर मुस्कुरा रहा है, गुड़ लपेट कर बोल रहा है, तो बस होशियार हो जाओ, डसने की पूरी तैयारी में है। अरे राम राम साहब, राम राम। आप इनसे भी मिलिए। वो विजय तिवारी, क्योंकि ये विश्वनाथ और विजय तिवारी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए इनका परिचय भी मुझे ही देना चाहिए। विजय तिवारी अपने ससुर की तिकड़मों के कारण पुलिस में सब इंस्पेक्टर हो गए। हालांकि कानून के पालन में विश्वास नहीं रखते, बल्कि कानून के उल्लंघन में इन्हें आनंद आता है। अगर मैं ये कहूं कि विश्वनाथ और विजय तिवारी हम प्याला हम निवाला है, तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। विश्वनाथ ऊंची जात का है, जबकि मोहनदास नीची जात का कबीरपंथी है। मोहनदास वास्तव में एक जीता जागता असली आदमी है और उसकी जिंदगी इस समय दरअसल संकट में है। हाँ, यह अवश्य है कि मैंने सच्चाई में हमेशा की तरह इस बार भी थोड़ा बहुत हेरफेर किया है, लेकिन ये हेरफेर वैसा ही है जैसे कोई हाथी को छुपाने के लिए उसके विशाल शरीर के ऊपर 1.5 हाथ का अंगोछा बिछा दे। मोहनदास एक असलियत है। इसकी पुष्टि आप चाहे तो हमारे गांव ही नहीं, इस देश के किसी भी गांव के किसी भी बासिंदे से पूछकर कर सकते हैं। मोहनदास का संकट क्या है, इसको पूरी तरह से जानने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा। तो चलिए चलते हैं बहुत पीछे। और मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी ही आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। जरूर मिलेगी। आखिर हमने बीए जो पास करा और अपनी जात के हम पहला लड़का हूँ जिसने बीए पास करा है। हाँ, जब आपके बीए का परिणाम आया तो आपकी तस्वीर कई अखबार में छपी और तो और नौकरी देने वालों ने भी उस तस्वीर को जरूर देखा होगा। अब तो नौकरी पक्की समझिए। पहले रोजगार दफ्तर में हमने अपना पंजीयन कराया और रोजगार समाचार पत्र में छपने वाले जितने भी विज्ञापन होते हैं उसमें जहां तहां हमने अपनी अर्जियां भी भेजना शुरू करी और समय समय पर वहां से हमारे पास कार्ड भी आता था। तुम जानती हो पीएससी की परीक्षा के बारे में? पीएससी की परीक्षा में हमने इतनी मेहनत करी जितनी आज तक स्कूल के दौरान नहीं करी होगी, लेकिन उसका परिणाम भी हुआ। उसका परिणाम ये हुआ कि हर लिखित परीक्षा में मेरा स्थान पहले नंबर पे होता था, लेकिन बस उस इंटरव्यू के वक्त मुझे खारिज कर दिया जाता। मैं पाता कि मेरी जगह वो 8वीं 10वीं पास करके ये 3rd डिवीजन 2nd डिवीजन पास करके नौकरी में लिए जाते। जानती हो क्यों? क्योंकि उनमें से हर किसी के पास किसी न किसी की सिफारिश रहती थी। कोई बड़े बाबू, कोई बड़े अफसर, कोई बड़े नेता, पता नहीं किसका रिश्तेदार रहता था। लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी भी 10 से 20% ऐसे लड़के हैं जिनका मेरिट में अच्छा स्थान होता है, मतलब मेरे जैसे, और सरकार उन्हें वरीयता देती है। और हाँ, अगर आज मेरे बाप के पास
अगर आज मेरे बाप के पास 1,50,000 रुपए होते ना, तो वो 2-4 नौकरियां जो मेरे हाथ से निकल गई, उसमें मैं घूस देके बहाल हो गया होता। सरकारी नहीं मिलेगी तो प्राइवेट में देख लेंगे, नहीं तो कोई धंधा कर लेंगे। आजकल पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए सरकार के पास कई योजनाएं हैं। मुर्गी पाल ले, अंडे के धंधे में भी बहुत फायदा है। मोमबत्ती, अगरबत्ती, आटे दही का कारखाना डाल देंगे और सरकार बैंकों से लोन भी दिलाती है। पर मोहनदास बहुत सीधा है, संकोची और स्वाभिमानी था। इन कामों के लिए जितनी भागदौड़ करनी पड़ती, जितने अफसर हाकिमों के हाथ पैर जोड़ने पड़ते, यहाँ वहां जो कुछ भी खिलाना पिलाना पड़ता, वो उसके बस की बात नहीं थी। लेकिन उसने जल्द ही जान लिया कि असली जिंदगी दरअसल खेल का एक ऐसा मैदान है जिसमें वही गोल बनाता है जिसके पास दूसरे को लंगड़ी मारने की ताकत होती है। मोहनदास ही नहीं, उसकी पत्नी कस्तूरी, बाप काबा, माँ पुतली बाई, सभी के भीतर उसके सरकारी अफसर हाकिम बनने की उम्मीदें बुझ गई। और एक दिन कई महीनों के बाद फिर से एक इंटरव्यू लेटर मोहनदास को मिला। इसी जिले की सबसे बड़ी कोयला खदान से नौकरी के लिए इंटरव्यू लेटर आया था और एंडल कोल माइंस द्वारा भेजे गए उस इंटरव्यू कार्ड में मोहनदास को एक नए भविष्य का सवेरा झिलमिलाता हुआ दिखाई दे रहा था। बहुत समय के बाद उसके हृदय में फिर से आशा की एक हरी कोमल धूप उगने लगी। शाम 4 बजे कोयला खदान के भर्ती दफ्तर के दरवाजे से 150 प्रतियोगियों में से चुने गए जो 5 नाम पुकारे गए, उनमें पहला नाम मोहनदास का ही था। अब हर महीने मुझे पगार मिला करेगी, मेरे घर में चूल्हा जलेगा और तरकारी बनेगी। अब मेरे माँ बाप का इलाज भी अच्छे से हो सकेगा और मेरी कस्तूरी को किसी घर खटना भी नहीं पड़ेगा। अब मेरे घर में सारे दुख दर्द, सारी अनिश्चितताओं का अंत हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं मोहनदास। अच्छा हाँ, तुम अपने सारे सर्टिफिकेट और मार्कशीट मेरे पास जमा करा दो। सर ओरिजिनल या कॉपीज? अरे भाई ओरिजिनल भी है और कॉपीज भी। जी। हाँ ये मेरा ओरिजिनल और ये कॉपीज। अरे अब तुम अब तक नौकरी कैसे नहीं जुगाड़ पाए भाई? इसमें तो बस तुम्हें थोड़ी बहुत नम्रा पहुंचे से अच्छी खासी नौकरी मिल सकती थी। सर वैसे ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी? अरे ज्वाइनिंग है समझो, इसी हफ्ते के भीतर भीतर कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी और अगले हफ्ते तक तुम्हारे पते पर नियुक्ति पत्र भी पहुंच जाएगा। जी। ज्यादा से ज्यादा 15 दिन लगा कर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग सर। सर 3 हफ्ते हो गए हैं और अभी तक मेरे पास कोई लेटर नहीं आया, लेकिन वो कंचनमन शर्मा का लड़का है ना, संतोष कुमार शर्मा, उसके पास लेटर भी आ गया और उसने ज्वाइन भी कर लिया। अरे पोस्ट 3 ही थी, चुने गए 5 लोग, 2 लोगों का नाम कटेगा। लेकिन मेरा नाम तो लिस्ट के पहले नंबर पे था। अरे यार इस गोरख धंधे में मत पड़ो तुम। जी गोरख धंधा में कुछ समझा नहीं आपने। अरे मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 पोस्ट बढ़ाई जाएगी। अगर नहीं भी बढ़ाई गई तुम्हारा नाम तो कटेगा नहीं, क्योंकि जैसा कि तुमने बताया तुम्हारा नाम तो पहले नंबर पर। जी पर लेकिन वो कंचनमन शर्मा का लड़का संतोष कुमार शर्मा सर। अरे मैंने तुमसे कहा ना इस गोरख धंधे में मत उलझो, 1 महीने के बाद फिर से पता करने आ जाना। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं मोहनदास। आपने सर मुझे 1 महीने बाद बुलाया था, लेकिन अब 2 महीने हो गए हैं और मेरे पास कोई लेटर नहीं आया। थोड़ा और इंतजार करो भाई, सबर का फल मीठा होता है। क्या मैं 1 महीने बाद फिर यहाँ पता करने आऊँ? वैसे पता करने की जरूरत ही क्या है, जब लेटर मिलेगा तो अपने आप पता चल जाएगा। अपने आप कैसे पता चल सकता है बाबूजी? अरे असल में उस रोज जो कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए बिहार कोल माइंस का जो अफसर आया था ना जी। उसने एक जगह पर अपने दामाद को फिट करवा लिया। अब सब ऊपर वाले का खेल है, लेकिन तुम फिक्र मत करो क्योंकि तुम्हारा नाम तो लिस्ट के पहले नंबर पे है। हाँ। इसीलिए मैं आपके पास बार-बार आ रहा हूँ कि जब मेरा नाम लिस्ट के किसके पास जाऊँ मैं, किससे बोलूँ अपनी बात? अरे हाँ मिश्रा जी, मैं हूँ तो सही, हो जाएगा काम, परवाह मत कीजिए। अरे राजू कितनी बार बोला तुझे चाय देने के लिए, जल्दी दे मेरे टेबल पे चाय। हाँ टाइम लगाते हैं वो। नमस्ते सर। सर मैं मोहनदास, यहाँ पर जो पहले बाबूजी रहते थे उनको मैं अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दी। हाँ मिस्टर शर्मा वो छुट्टी पर गए हैं। अब मैं ही उनका काम देख रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी फाइल के बारे में कोई जानकारी नहीं। नहीं जानकारी का मतलब क्या? मैं यहाँ पर अपनी ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट दे गया था। आप लोग यही मुझे कब से बोलते रहते बाद में आना, कोई मैं कहाँ अरे जाऊँ? तुम्हारे सर्टिफिकेट का क्या मचा डालेंगे? अगर नौकरी नहीं दी गई ना तो रजिस्टर डाक से वापस
ये तो अगली बार आकर खुद ले जाना। कहाँ नहीं कहाँ बाबूजी आप बताइए ना, मैं किसके चलो किसके पास जाऊं? एक बापू आता है और उसके बाद दूसरा। मोहनदास फिर लौटा है। उसके मन के सबसे भीतरी कोने ने यह अच्छी तरह से जान लिया था कि उसके जीवन की ठूंठ की किसी गांठ से जो नए कोपल के कल्ले आश्चर्य की तरह फूटने वाले थे। आकाश के देवताओं ने उसकी विपदा जानकर उसके लिए दया की जो बूंदें टपकाई थी, उन्हें दुर्भाग्य और भ्रष्टाचार की लू ने झुलसा डाला। अब कोई उम्मीद कहीं से बची नहीं रही। अगर उसके पास कुछ नकदी जमा पूंजी होती तो किसी दलाल से मिलकर रुपए ऊपर तक पहुंचाकर वो ये नौकरी पा सकता था। मोहनदास की हालत को गांव के अमीर लोगों ने सबसे पहले जान लिया और पहले की तरह वे फिर उसकी शिक्षा और काबिलियत का मजाक बनाने लगे। उस दिन मोहनदास अपमान की कड़वी घूंट पीकर रह गया, जिस दिन पंडित छत्रधारी तिवारी के बेटे विजय तिवारी, जिसका परिचय मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, उसने मोना, अरे मोना, परसों हमने सरकारी योजना में 10 भैंसें खरीदी है। डेयरी खोले हैं, डेयरी। अगर ठीक समझो तो भैंसों की सानी भूसा रख रखाव का काम कस्तूरी फौजी के साथ संभाल लो। हर महीने की पहली तारीख को तनख्वाह तो मिलेगी ही। और तो और इंदिरा आवास योजना में तुम्हारा मकान पक्का करा देंगे। फौजी का भी मन लग जाएगा हमारे गौशाले में। सोचकर बताता हूँ। विजय तिवारी के मुंह से कस्तूरी का नाम सुनकर उसके भीतर कहीं अपनी असहायता और निर्बलता का एहसास गहराता गया और दिमाग में एक अज्ञात भय ने भी जन्म लिया। अब जल्द कुछ करना होगा वरना मेरा परिवार टूटकर बिखर जाएगा। कुछ ऐसा काम जो मेरे वश में, कुछ ऐसा काम जिसमें मुझे किसी की मदद की जरूरत ना हो, किसी की तिकड़म की जरूरत ना हो। पर क्या करूं? और जल्दी मुझे कुछ करना। उसी पल उसने तय किया कि वो अपने प्रमाण पत्र, अंक सूची और दूसरे कागजात का पता करने ओरिएंटल कोल माइंस अब नहीं जाएगा, क्योंकि उन कागज के टुकड़ों की कीमत कहीं कुछ रह नहीं गई थी जिस आधार पर नौकरियां मिलती थी। उसने फैसला किया कि अब वो नदी के किनारे फल और सब्जियों की फसल बोएगा। उस रात वो कठिना नदी के तट पर चला आया और सारी रात किसी पागल प्रेत की तरह फल और सब्जियां लगाने के लिए पलिया बनाने में लगा रहा।